स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक हुआ है, पेशेंट इमरजेंसी में है, फैमिली का एक ही सवाल रहता है कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या फिर कुछ ऑपरेशन या एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर धर्व, आई एम अ इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। सो आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हमारी सोच क्या रहती है, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना है और रिकवरी का स्कोप कितना रहता है। सो स्टेप नंबर 1, कौन से टाइप का स्ट्रोक है। पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो हम लोग CT/MR की मदद से जान पाते हैं कि ये ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है या फिर कुछ क्लॉट होकर ब्लड वेसल ब्लॉक हुआ है। अगर ब्लीडिंग हुआ है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग ही रहता है। अगर क्लॉट ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसमें न्यूरो सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। और अगर स्ट्रोक ब्लड वेसल ब्लॉकेज की वजह से हुआ है तो हम लोग पहले देखते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, छोटे ब्लड वेसल में, बड़े ब्लड वेसल में है, क्लॉट का साइज कितना है और कौन से लेवल पे क्लॉट है। तो अभी हमें पता है कि इश्केमिक स्ट्रोक है तो उसको ट्रीट करने के 2 ब्रॉड तरीके रहते हैं। पहला है कि क्लॉट बर्स्टिंग इंजेक्शन, जिसको IV थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में हम लोग वेन की मदद से एक इंजेक्शन देते हैं जो क्लॉट को बर्स्ट कर देता है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। तो ये ट्रीटमेंट हम कब कर सकते हैं? ये पहले 4.5 घंटे में ही इफेक्टिव रहता है। तो अगर पेशेंट सिम्टम होने के 4 घंटे या 4.5 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो ये ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो भी एलिजिबल पेशेंट है, हर एक पेशेंट में हम लोग 4 घंटे में, 4.5 घंटे में दे सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव फॉर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रोक, बड़ा ब्लड वेसल ब्लॉकेजेस नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, ऐसे केसेस में हम लोग दे सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो अगर बड़ा ब्लड वेसल ब्लॉकेज है उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग फिजिकली एक एंजियोग्राफिक टेक्निक की मदद से फिजिकली क्लॉट को स्टेंट की मदद से बाहर निकालते हैं। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कब करते हैं? टाइमिंग आपको बता दूं तो जनरली हम लोग अप टू 24 आवर्स तक कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट करने के पहले हम लोग काफ़ी पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे सिम्टम कब शुरू हुआ है, पेशेंट का ऑलरेडी ब्रेन कितना डैमेज हो चुका है, और अगर ऑलरेडी वो ब्लड वेसल से जो सप्लाई जाने वाला है वो उतना एरिया ऑलरेडी डैमेज हो गया है तो फिर वो ब्लड वेसल खोलने का कुछ मतलब नहीं है। तो ये भी हम लोग CT स्कैन, CT परफ्यूजन, MRI की मदद से हम लोग पता कर पाते कि कितना ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो गया है। और फिर पेशेंट का एज कितना है। जनरली यंग पेशेंट में रिकवरी का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड पेशेंट्स। एंड पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और पहले का कुछ स्ट्रोक है, पहले का कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है जिसके वजह से पेशेंट इज ऑलरेडी बेड रिडन है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एडवाइस नहीं भी करते हैं। बहुत सारे फैक्टर देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट करना है। मेजर वेसल, लार्ज ब्लड वेसल ऑक्लूजन में हम लोग IV थ्रोम्बोलाइसिस भी देते हैं और कई बार दोनों ट्रीटमेंट कंबाइन भी करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स देख के न्यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी फिजिशियन, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है। और कई सारे हॉस्पिटल में, मेरे हॉस्पिटल में भी उसका सेट प्रोटोकॉल होता है जिससे टाइम वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। मल्टीपल क्लॉट से तो क्या निकाल पाते हैं? कई पेशेंट में मल्टीपल जगह पे ब्लॉक या क्लॉट हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट एलिजिबल है तो हम लोग IV थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं। अगर ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल में क्लॉट है तो हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। ऑब्वियसली मल्टीपल क्लॉट से तो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है। पर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट चूज़ करना है।